हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं घंटों लिफ्ट में फंस जाने के बारे में। सुनकर ही डर गए ना? अगर आपको लिफ्ट, हवाई जहाज, सार्वजनिक बाथरूम या भूमिगत मार्ग से डर लगता है और यहाँ तक कि इनके ख्याल से ही आप कांप जाते हैं, तो आपको संवृत्ति भीति यानी कि क्लॉस्ट्रोफोबिया है। तो आखिर क्लॉस्ट्रोफोबिया होता क्या है? ये एक तरह का डर है जो आपको बंद और तंग जगहों से लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आप शायद यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे और ऐसे ही फंसे रह जाएंगे। लेकिन ये होता कैसे है? इसका मुख्य कारण है दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स के असंतुलन की वजह से आपको घबराहट होना। दिमाग में घबराहट का केंद्र बंद हो जाता है, जबकि घबराने की कोई बात भी नहीं होती। इससे इंसान अस्थिर हो सकता है, उसे चक्कर आ सकता है, पागल हो सकता है, नियंत्रण खो सकता है और यहाँ तक कि उन्हें ऐसा भी लगता है कि वो मर जाएंगे। एक अध्ययन से पता चला है कि दुनिया की 5 से 10% आबादी गंभीर क्लॉस्ट्रोफोबिया से प्रभावित है। लेकिन ये भी जानने में आया है कि इनमें से कुछ ही लोग इसका इलाज करवाते हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से क्लॉस्ट्रोफोबिया हो सकता है। हम आपको उनमें से कुछ खास कारण बताएंगे। पहला कारण, कंडीशनिंग या बचपन का डर। अगर किसी के साथ अतीत में कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें व्यक्ति छोटी सी जगह में फंस गया हो, जैसे कि लिफ्ट या अलमारी में, वो भी लंबे समय के लिए, तो ये क्लॉस्ट्रोफोबिया का एक प्रमुख कारण हो सकता है। अगर कल आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको अपने अतीत की घटना याद आ जाती है और आप घबराने लगते हैं। हालांकि ऐसा आपके साथ बचपन में हुआ होता है, लेकिन बड़े होने के बाद भी आपका वो डर आपके अंदर से नहीं जाता और अक्सर एमआरआई मशीन के अंदर मरीजों को क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस होता है। दूसरा, जेनेटिक फैक्टर्स या पैदाइशी कारण। मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने घबराहट की समस्या और क्लॉस्ट्रोफोबिया के बीच एक संबंध भी पाया है। एक अध्ययन से पता चला है कि जिन्हें घबराहट की समस्या है, उनमें आम आदमी के मुकाबले छोटे एमिग्डालाए होते हैं, यानी हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो डर को संसाधित करता है। ये छोटा आकार आनुवंशिक होता है और परेशानी तब शुरू होती है जब दिमाग को डर और खतरे दोनों को एक साथ समझने में दिक्कत होती है। तीसरा कारण, नियर स्पेस या करीब आने का डर। एक और अध्ययन से पता चला है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया प्रत्येक व्यक्ति के दूसरों के करीब आने से संबंधित है। ज्यादातर लोगों की पर्सनल स्पेस केवल उनके हाथों जितनी होती है। वहीं जिन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, वो लोगों से बहुत दूर ही रहना चाहते हैं और जैसे ही कोई उनके करीब आने की कोशिश करता है, उनका दम घुटने लग जाता है। एक अध्ययन से यह भी पता चला है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को क्लॉस्ट्रोफोबिक होने की अधिक संभावना है। चौथा कारण, एक्रोफोबिया यानी ऊंचाई का डर। शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया का संबंध एक्रोफोबिया से हो सकता है, जो कि ऊंचाई का डर है। इसके पीछे कारण यह है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया वाले लोग क्षैतिज जगहों को कम आंकते हैं, उसी तरह से एक्रोफोबिया वाले लोग खड़े स्थानों को ज्यादा आंकते हैं। अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि हम सभी को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है और ये हम सभी के अंदर, लेकिन हमारे आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक कोड में कहीं दबा हुआ होता है। यानी कि हम अब भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया क्यों होता है, और एंजाइटी यानी कि चिंता की तरह इसका भी कोई इलाज नहीं है। क्लॉस्ट्रोफोबिया का इलाज आमतौर पर मनोचिकित्सा द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार के परामर्श आपको अपनी घबराहट और पुराने डर को दूर करने में मदद करते हैं। लेकिन आपके लिए हमारे पास भी कुछ सुझाव हैं जो इससे निपटने में आपकी मदद कर सकते हैं। धीरे धीरे सांस लें और प्रत्येक सांस के साथ 3 तक गिनें। किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाएं जिससे आप सुरक्षित महसूस करते हैं, जैसे कि समय कितनी जल्दी से गुजर रहा है, या ये सोचें कि आप इस दिक्कत से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। खुद को बार बार याद दिलाएं कि आपका डर और ये चिंता दूर हो जाएगी। खुद के डर को चुनौती दें, जैसे कि ऐसी पुरानी बातें जिनसे आपको डर लगता है, और ये सोचें कि ये सब बेकार की बातें हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं। अपना ध्यान किसी खुशी देने वाली बात पर लगाएं, जैसे कि हैरी पॉटर की किताबों में कहा गया है, उन्हें पेट्रोनस की तरह इस्तेमाल करें। ऐसा करने से यकीनन आपका डर कहीं गायब हो जाएगा। आज क्यूरियस पंथी बताएगा आपको कि क्या है डेजा वू। आप पहली बार किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आसपास देखते हैं तो आपको वो जगह जानी पहचानी लगती है, जबकि आप वहां पहली बार गए होते हैं। इसे कहते हैं डेजा वू। डेजा वू एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है पहले से ही देखा गया। इसमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ अभी जो भी हो रहा है वो पहले भी हो चुका है, लेकिन वो कब, कैसे, कहां और किस वक्त हुआ इसका पता नहीं चलता है, और कभी कभी तो यकीन भी नहीं होता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि डेजा वू एक असाधारण संदर्भ है, यानी कि पिछले जीवन के अनुभव। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक इसे दिमाग के न्यूरॉन्स का खेल मानते हैं, जिससे गलत बातें जुड़ती और सामने आती हैं।
एक अंदाजा ये भी है कि डेजा वू दिमाग का खेल है। डेजा वू कैसे और क्यों होता है? पूरी दुनिया की 60 से 80% आबादी को डेजा वू का अनुभव होता है, लेकिन आखिरकार ये होता कैसे है? आपको हैरानी होगी कि इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसा अचानक ही होता है और बस थोड़े से समय के लिए होता है, और इसके बारे में पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वैज्ञानिक आराम से एक जगह बैठकर किसी पर रिसर्च नहीं कर सकते। वैसे तो डेजा वू से जुड़ी कई थियोरीज हैं, लेकिन हम उनमें से दो सबसे ज्यादा आम के बारे में बात करेंगे। जाना पहचाना, याद आना और पहचान जाना। एक इंसान नए शहर में आता है और पार्क में घूमने का फैसला करता है। वहाँ उसे झील और झील में तैरती हुई बतखें नजर आती हैं, और अचानक उसे लगता है कि वो तो यहाँ पहले भी आ चुका है, लेकिन ये तो नामुमकिन है। तो ये होगा हमारा पहला याद आना और पहचान जाना। इस थ्योरी में हमें पता चलता है कि याद रखने के लिए दो प्रक्रिया एक साथ काम करती हैं, याद आना और पहचान जाना। हमारा दिमाग आसपास के वातावरण में लगातार ऐसी चीजें ढूंढता रहता है जो जानी पहचानी हो। जैसे ही कोई ऐसी चीज नजर आती है, हमारा दिमाग उससे जुड़ी पिछली बातों को याद करने लगता है, और ये सारा काम हिप्पोकैम्पस की मदद से होता है, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो याद रखने और याद करने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन कभी कभी जब दिमाग पिछली किसी चीज को याद करता है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता है कि ये उसने कहाँ और कब देखी थी, तो उसका मतलब होता है कि दोनों ही प्रक्रियाओं में समानता नहीं है, और तब हमें वो चीज सिर्फ देखी हुई लगती है, लेकिन ये याद नहीं आता कि वो हमने कहाँ देखी है। इसे कह सकते हैं डेजा वू। लेकिन इससे भी ये साबित नहीं होता कि जो चीजें हमने पहले नहीं देखी हैं, उनसे हमें ऐसा एहसास क्यों होता है, और कभी कभी देखी हुई चीजों का भी हमें एहसास क्यों नहीं होता। ये बात आपको शायद हमारी दूसरी थियोरी विभाजित ध्यान के जरिए समझ में आ जाएगी। अब हम उसी पार्क में झूला झूलने के उदाहरण से समझते हैं। जब हम पार्क में किसी एक ही चीज पर ध्यान लगाते हैं, तो बाकी चीजें आसपास से कहीं दूर जाने लगती हैं, और फिर जब अचानक ध्यान हटाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम इस जगह पर पहले भी आ चुके हैं। हम में से सभी को एक बार ऐसा एहसास जरूर हुआ होगा। जब हम किसी चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान लगा देते हैं, तो यहाँ वहां क्या चल रहा है उससे हमारा ध्यान हट जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि अभी अभी डेजा वू हुआ है। तो आपको पता चल गया कि डेजा वू क्या होता है। आखिर हम क्यों हंसते हैं? चार्ली चैपलिन ने एक बार कहा था कि हंसी के बिना एक दिन भी बेकार है, तो क्यों ना खुलकर हंसा जाए और क्यूरियस पंथी के वीडियोस को देखा जाए। हंसना ये सिर्फ एक मजेदार काम ही नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों हंसते हैं? कौन सी चीज हमें हंसाती है? हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है जिससे हम हंसने लगते हैं? क्या आप हंसी से जुड़े कुछ ऐसे ही सवालों के लिए क्यूरियस हैं? तो उनके जवाब आपको जरूर मिलेंगे। फिलोसोफर जॉन मॉरियल का मानना है कि पहली बार इंसान तब हंसा होगा जब उसने किसी खतरे से छुटकारा पा लिया होगा। वहीं कई शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि हंसी का मकसद इंसानों के रिश्तों को बढ़ाना और मजबूत बनाना होता है। आइए हंसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। हंसी हास्य के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया है। हमें हंसी तब आती है जब हम कोई चुटकुला सुनते हैं, या हमें कोई गुदगुदी करता है, या अगर हम किसी मजाकिया कहानी या घटना पर नजर डालते हैं। इससे आपके ज्यादातर सकारात्मक भाव किसी दृश्य के रूप में नजर आते हैं, जैसे कि खुश रहना, हंसमुख महसूस करना, राहत और खुशी महसूस करना। हंसी के दो भाग होते हैं, इशारों की एक कड़ी और आवाज का होना। जब हम हंसते हैं तो दिमाग हम पर उन दोनों गतिविधियों को एक साथ संचालित करने के लिए दबाव डालता है, क्योंकि शरीर के कई हिस्सों में, यहाँ तक कि हाथ, पैर और ट्रंक की मांसपेशियों में भी बदलाव होते हैं। लेकिन हमारा दिमाग प्रतिक्रिया कैसे देता है? प्रतिक्रिया दिमाग में उत्पन्न होती है। दिमाग की लार्ज फ्रंटल लोब, जिससे हमें सामाजिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का पता चलता है, वो तब बहुत सक्रिय हो जाती है जब हम हंसते हैं। हम हंसते हंसते रोने भी लग जाते हैं। जब हम किसी बात की बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं, तो हंसने से हमारा तनाव कम हो सकता है। हंसी के शारीरिक अध्ययन को एक नाम दिया गया है, जिलेटोलॉजी। इतना ही नहीं, मरीजों को ठीक करने के लिए भी हंसी काफी मददगार साबित हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बिना किसी कारण क्यों हंसते हैं? वैसे हम इंसान बहुत अजीब होते हैं, और हम कहीं भी कभी भी हंस सकते हैं। कभी कभी हंसना और रोना, वो भी ऐसी जगहों पर जहां हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे कि लेक्चर के बीच में अचानक हंस पड़ना, या फिर किसी के अंतिम संस्कार पर।
हम में से किसी ना किसी ने तो ऐसा एक बार अपनी जिंदगी में जरूर किया होगा। लाफ्टर थेरेपी क्या है? ये एक प्रकार की चिकित्सा है जो दर्द और तनाव को दूर करने के लिए हास्य का उपयोग करती है और इसे हम किसी व्यक्ति की हालत सुधारने में इस्तेमाल करते हैं। इसमें हंसी के व्यायाम, मस्खरेपन, कॉमेडी फिल्में, किताबें, खेल या चुटकुले शामिल होते हैं। तो वास्तव में आपके साथ क्या होता है जब आप एक लाफ्टर वर्कशॉप का हिस्सा होते हैं? एंडोर्फिन केमिकल रिलीज होता है जिससे आपको अच्छा महसूस होता है, आपको आराम मिलता है क्योंकि आपका तनाव और चिंताएं कम हो जाती हैं। क्योंकि हमारा शरीर असली और नकली हंसी के बीच अंतर नहीं कर पाता है, इसलिए आप जब भी हंसते हैं तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए कुछ मजेदार करते हैं। जरा सा मुंह खोलिए और उसके बाद हंसिए। कोई बात नहीं अगर जबरदस्ती भी लग रही है तो। मुस्कुराते वक्त अपनी भावनाओं पर एक बार जरूर नजर डालें। क्या आपको अब अच्छा महसूस हो रहा है? चलिए आपको एक चुटकुला सुनाते हैं। नॉक नॉक। कौन है? एनी। एनी कौन? एनीथिंग जिसके बारे में सोचकर आपको अभी के अभी हंसी आ जाएगी। बढ़िया, क्यों हंसी आई ना? आपको देखकर बाकी सब भी हंसने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप पर हर वक्त नजर रखी जा रही है? हर वक्त आपके काम, प्रतिक्रिया और चाल ढाल को परखा जा रहा है। आपको हर वक्त आंका जा रहा है, फिर चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं। आपकी शारीरिक हलचल और हाव भाव आपके बारे में एक कहानी बताते हैं। बॉडी लैंग्वेज से ये पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है या क्या महसूस कर रहा है। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है। क्यूरियस पंथी बताएगा आपको कुछ खास बातें जो आपके लिए फायदेमंद हैं। चलिए अब कुछ ऐसे उदाहरणों पर नजर डालते हैं जिससे सामने वाले के दिमाग को पढ़ा जा सकता है। बातचीत के दौरान नाक रगड़ने से पता चलता है कि सामने वाला सच नहीं बोल रहा। इसलिए इंग्लिश की ये कहावत टू रब समवन्स नोज इन इट का मतलब होता है कि किसी को उसकी गलती याद दिलाना ताकि वो उसे दोबारा ना दोहराए। वहीं आंखें खुजलाने का मतलब होता है कि आप जो बात सुन रहे हैं उस पर आपको भरोसा नहीं है। आपको जुकाम या आंख में कचरा हो तो अलग बात है। छोटे छोटे हाव भाव भी एक तरह के सिग्नल होते हैं जिन पर आपको खासा ध्यान देना चाहिए। ये हाव भाव बहुत ही जल्द बदल सकते हैं, लेकिन इससे आपको सामने वाला क्या सोच रहा है उसके बारे में पता चल सकता है। और आप ये भी जान सकते हैं कि वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि तरह तरह के मुंह बनाने से भी पता चलता है कि कोई क्या सोच रहा है। अगर आप खांस रहे हैं या फिर उबासी ले रहे हैं तो उस वक्त मुंह बंद करना सभ्य माना जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा आप अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए भी करते हैं। होंठ दबाने का मतलब है कि आप किसी बात से राजी नहीं हैं। होंठ काटने का अर्थ होता है कि आप तनाव में हैं, चिंतित हैं या किसी सोच में हैं। लेकिन वहीं होंठ काटने का एक और मतलब होता है कि आप किसी से फ्लर्ट कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, कभी कभी कुछ और एक्शंस को भी गलत तरीके से लिया जा सकता है। जैसे मीटिंग के दौरान अपने बालों को घुमाना, इसका मतलब होता है कि आप किसी उलझन में हैं या कहीं और खोए हुए हैं, या फिर आप घबराए हुए हैं और खुद पर भरोसा नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप मुस्कुराते हुए और बाहों को हिलाते हुए बालों को घुमाते हैं तो उसे फ्लर्ट माना जाता है। अपने हाथों को पीछे बांधकर खड़े होना, भले ही आपको ऐसे खड़े होने में काफी आरामदायक महसूस होता हो, लेकिन इससे लोगों को लगता है कि आप तकलीफ में हैं और अपने गुस्से को दबा रहे हैं। पैरों को एक दूसरे के सामने रखना, यह भी एक तरह का संकेत होता है, लेकिन कई लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। किसी से बात करते समय आपके पैर उसके पैरों के सामने ही होने चाहिए और आमतौर पर ऐसा ही होता है। लेकिन जब हम अपने पैर को पीछे ले जाते हैं या फिर हिलाते रहते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम वहां से जल्दी निकलना चाहते हैं। बहुत बार पलक झपकाने का मतलब होता है कि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे या परेशान हैं। कम पलक झपकाने का मतलब है कि आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और अपनी पलकों को झपकाने से रोक रहे हैं। बिना कहे कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो आपको खुद के बारे में काफी कुछ बताते हैं। तो अगली बार कुछ भी करने या किसी बात पर चर्चा करने से पहले सोचिएगा कि लोगों की नजरें आप पर हैं।